हेलो जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, उसका नाम है तरंग। जो तरंग टॉपिक है वो हम आज पूर्ण रूप से कंप्लीट करने वाले हैं। इस बेसिक से टॉप लेवल तक अपन इसको कवर करेंगे। अब तरंग क्या होती हैं? तरंग वो होती हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर, जो हम देखते हैं पानी में, वायु में, ध्वनि में, जो तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती हैं, यह सब किसके कारण होती हैं? तरंगों के कारण होती हैं। ये तरंगे होता ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय के साथ परिवर्तन होती रहती है। इसके कारण ध्वनि, प्रकाश आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित होती रहती हैं। आइए हम देखते हैं इसको पूर्ण रूप से टॉपिक को। अभी देखिए तरंग। तरंग अब इसमें तरंग है ना, वो लगभग तीन प्रकार से है। एक तो एक छोटी वाली, और एक तो उससे बड़ी, और एक उससे बड़ी। मतलब उसके आयाम, तरंग है ना, उसके आयाम पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर। तो अब देखते हैं इसको। ये पानी है, तो पानी को आपने देखोगे वह इस प्रकार से चलती रहती है। ये देखिए यहाँ पर ये इस प्रकार से है। तो ये किसके कारण होती है? तरंग इसकी आवृत्ति के कारण होती है। अब तरंग किस किस के ऊपर डिपेंड करती हैं? तरंग किस किस के ऊपर निर्भर करती हैं, इसको देखेंगे। तरंग किस किस के ऊपर? तरंग है ना, वो समय के साथ बार बार परिवर्तन को दर्शाती रहती हैं, बार बार वह रिपीटेट होती रहती है तरंग। तो इसमें दे रहा दोहराव, आवधिक विक्षोभ, जिसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए एक माध्यम होता है। ये क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए माध्यम होता है। उसके क्या, किसके कारण होते हैं? विक्षोभ के कारण होता है। विक्षोभ के कारण तरंग ना एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, वह समय के साथ रिपीटेड, बार बार रिपीट होती रहती है। अब देखिए, इससे तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगी: रिपीटिंग, पीरियोडिक और डिस्टेंसिंग। बोले तो बार बार रिपीट होना, टाइमिंग, समय के साथ बार बार परिवर्तन होती रहती हैं। अब देखिए इसको आगे। ऊर्जा स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। इससे ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, किसके कारण? तरंग के कारण। इसके किस किस के ऊपर डिपेंड करें? रिपीटिंग, पीरियोडिक और डिस्टेंसिंग। समय के साथ जो अपने आप में बार बार परिवर्तन करती हैं, वह क्या कहलाती हैं? तरंग कहलाती हैं। अब देखते आइए इसको आगे। अब ये कोई स्प्रिंग है, इसमें यहाँ पर देखो सघन माध्यम है, यहाँ थोड़ा विरल माध्यम है। ये इस प्रकार से ये परिवर्तन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर है ना तरंग का मान अधिक होगा, यहाँ पर कम होगा। अब आगे देखेंगे इसको और भी अच्छे तरीके से। अब तरंग है ना, उसको, तरंगों को लगभग तीन प्रकार की होती है। तरंग तीन प्रकार की होती है: माध्यम के आधार पर, ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर, या फिर अन्य कई प्रकार की होती है। अब देखते हैं ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर तरंगों के प्रकार। ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर तरंगों को लगभग दो प्रकार से बांटा गया है। तरंगों को दो भागों में बांटा गया है यहाँ पर: यांत्रिक तरंगे और अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे वो होती हैं जो अपन, उसको किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। किसी माध्यम की बोले तो वायु की माध्यम की आवश्यकता, लोहा आदि है ना, उसमें जो स्थानांतरित होती हैं वह क्या होती है? यांत्रिक तरंगे की आवश्यकता। यांत्रिक तरंगे किसी यांत्रिक माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता। और अयांत्रिक तरंगे वह होती है जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता, इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब देखो इसके ऊर्जा स्थानांतरण के आधार पर देख रहे अपन उसको। भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंगों में क्या होता है? भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है कि तरंगे ना एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, उन तरंगों को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता है, जैसे पानी, ठोस, वायु आदि। इसमें यांत्रिक तरंगे आती हैं। और कणों के कंपन के कारण यह उत्पन्न होती हैं। कण है ना, कण जो एक दूसरे से टकराते हैं, उसके कारण ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब देखो, विद्युत क्षेत्र के चुंबक क्षेत्र के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं। अब इसमें तो देगा कणों के कंपन के आधार पर उत्पन्न होती हैं। और ध्वनि तरंगे की गति लगभग 332 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। 332 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। ये अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दो प्रकार के यांत्रिक तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे और अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अब यांत्रिक तरंगे देख रहे हैं अपन, क्या क्या देखा इसमें भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसमें कणों के कारण स्थानांतरण होता है, और इसमें ये है ना, इसकी गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। और एक है इसके लिए एक, ये दो प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ तरंगे, दो भागों में बांटा गया है। अब इससे आगे देखते हैं अपन अयांत्रिक तरंगे।
अयांत्रिक तरंगे क्या होती हैं? जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अयांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। अब अयांत्रिक तरंगों में बात करते हैं अपन, किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के कारण तरंगे उत्पन्न होती हैं, ये अयांत्रिक तरंगे है ना। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रॉन्स या आदि के कारण, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन्स आदि के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या जो क्षेत्र उत्पन्न होता है वह अयांत्रिक तरंगे के अंतर्गत आते हैं। हम उनको आंखों से नहीं देख सकते, ना तो देख तो इनको भी नहीं सकते और इनको भी नहीं देख सकते, लेकिन इनको ये ना इनको महसूस किया जा सकता है, इनको महसूस भी नहीं किया जा सकता। अयांत्रिक तरंगे ना हमने वातावरण में चारों तरफ रहती हैं, अपने जैसे रूम के अंदर ही हैं, तो अपने बोल रहे हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, जो आवेश मतलब स्थानांतरण हो रहा है, तो उसके कारण क्या हुआ है, अयांत्रिक तरंगों के कारण स्थानांतरित हो रहे हैं। अब इसमें स्पीड की बात करते हैं अपन, अयांत्रिक तरंगों की स्पीड की बात करेंगे अपन। तो इसमें लोग स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर 10 जो प्रकाश की चाल होती है उसके बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती हैं। अब इसमें एग्जाम्पल से विद्युत चुंबकीय तरंगे ना एक अयांत्रिक तरंगे है, विद्युत चुंबकीय तरंगे एक अयांत्रिक तरंगे हैं। और अब इसमें देखना यो अपने अयांत्रिक तरंगों में भी जो रेडियो, टेलीविजन या फिर जो रडार होते हैं, सभी किसके कारण सिद्धांत में अयांत्रिक तरंगों के सिद्धांत पर काम करते हैं। जो क्या है कि आवेश वो अयांत्रिक तरंगे ना अपने वायुमंडल में जो डोलती रहती है या घूमती रहती हैं उसके कारण होती हैं। अब आगे देखते हैं अपन। अब तरंगों के प्रकार, तरंगों को मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? तरंगे मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। किसके आधार पर देख रहे हैं अपन तरंगों को? इसमें तरंगों लगभग 3 प्रकार की दी गई है। ये किसके आधार पर है? ये आधार में यांत्रिक तरंगों के आधार पर दी गई है। यांत्रिक तरंगों के आधार पर यह 3 प्रकार की होती है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और सतही तरंगे। अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और सतही तरंगे 3 प्रकार की होगी। अब इसमें कंपन स्थानांतरण के आधार पर, ये स्थानांतरण कंपन या स्थानांतरण के आधार पर बांटा गया है 3 प्रकार से, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और सतही तरंगे। लॉन्ग लास्ट, ट्रांसवर्स और सरफेस तीनों है। अब इसको देखते हैं अपन। अब वेव के आधार पर 3 भागों में बांटे गए हैं, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और सतही। अब यह दे रखा है यहाँ पर अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूड वेव। तो यह एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर जो होते हैं ना अनुदैर्घ्य तरंगे, उसमें क्या होता है, आवेश है ना जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि यहाँ से इस प्रकार से गति कर रहे हैं, ये इस प्रकार से गति कर रहे हैं। अब इसमें आवर्ती की दिशा ना, आवर्ती की दिशा कंपन की दिशा के समानांतर होती है। आवेश ये यहाँ इधर की तरफ, ये आवर्ती की दिशा इस तरफ है, तो इसके कंपन की दिशा भी इस तरफ होगी। आवर्ती की दिशा के समानांतर में, आवर्ती की दिशा के समानांतर में कंपन की दिशा होती हैं, तो क्या कहलाती है, लॉन्ग वेव ट्यूड कहलाती हैं या अनुदैर्घ्य तरंगे कहलाती हैं। और अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ में क्या होता है, जो आवर्ती है ना, आवर्ती की दिशा उसके लंबवत होती हैं। किसके लंबवत होती हैं? कंपन उसकी दिशा के लंबवत होती हैं। ये देखो यहाँ पर इस प्रकार से होती हैं, यहाँ पर समांतर है लेकिन यहाँ पर लंबवत दी गई है। आवर्ती की दिशा कंपन की दिशा के लंबवत होती है यहाँ पर। और यहाँ पर ये एक सर्कल की तरफ, ये सरफेस है ना, इसमें एक गोलाकार की तरफ इस प्रकार से होती है। सरफेस के अंदर मतलब गोल के अंदर आवर्ती है ना, वो गोलाकार घूमती रहती हैं। अब देखते हैं यहाँ पर आगे पूर्ण रूप से इसको ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ सरफेस के बारे में यहाँ दिया गया है, देखिए। तो सरफेस के अंदर भी ना ये कुछ इस प्रकार से आएगी, इस प्रकार बार बार इस प्रकार से होगी, बार बार इस प्रकार की। तो ये इस एक निश्चित स्थान पर इस प्रकार से सर्कल बनाएगी। तो ये किसे सतही के अंदर आता है। अब इसको आराम से आगे देखेंगे अपन। अब एक एक टॉपिक को देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुदैर्घ्य शब्दों पे जाएंगे अपन। अनु यानी और धैर्य बिल्कुल धीरे, धीमी गति। अब देखिए, जब तरंग की दिशा किसी दिशा माध्यम के कोणों को कंपन करने की दिशा के अनुदिश समांतर होती हैं, तो ऐसी तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहलाते हैं। माध्यम के कोणों की गति आवर्ती के समानांतर में होती है। आवर्ती या कंपन समानांतर में होती हैं। आवर्ती की दिशा
कंपन के समानांतर में होती हैं। अब देखिए यहाँ पर, अब इस प्रकार से देखो, ये कुछ इस प्रकार से है। आवर्ती की दिशा कंपन की दिशा के समानांतर में होती है, इस प्रकार से समानांतर में होती है। अब ये इसको अब ये आगे देखते हैं अपन, ये देखिए। अब इसको अनुदैर्ध्य है ना, उसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक संपीड़न और विरल। संपीड़न में क्या होता है, सघन होता है, और विरल में दूर दूर रहते हैं। संपीड़न और विरल माध्यम। संपीड़न वह क्षेत्र जहाँ कुंडलियाँ कम क्षेत्र घेरती हैं। संपीड़न में वहाँ क्षेत्र जहाँ कुंडलियाँ कम क्षेत्र घेरती है। देखो यहाँ पर कुंडलियाँ हैं वो कम क्षेत्र घेर रही हैं, मतलब पास पास है कुछ इस प्रकार से। और विरल में देखो यहाँ पर विरल में दूर दूर दिए गई हैं, ये कुंडलियाँ दूर दूर होती हैं, तो वहाँ क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है ये। और आगे देखिए तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य के ऊपर बात करने वाले अपन, दो लगातार संपीड़ों के बीच की दूरी, दो लगातार संपीड़ों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तरंगदैर्घ्य कहलाती है। दो लगातार संपीड़ों के बीच की दूरी, ये देखिए यहाँ पर ये दो लगातार इस प्रकार दिए गए, ये कुछ इस प्रकार से दो लगातार संपीड़न। तो एक्चुअली इसमें दो प्रकार के संपीड़न दिए गए हैं यहाँ पर। दोनों के बीच की जो मध्यम की दूरी है ना, वो क्या कहलाती है, संपीड़न के तरंगदैर्घ्य के बीच की मिनिमम दूरी की बात कर रहे हैं यहाँ पर। आप देखिए आगे यहाँ पर बात करते हैं संपीड़न और विरल। अधिक दूरी में कंपन कम कुंडली, सघन माध्यम और विरल माध्यम है ना। तो अगर विरल माध्यम की बात करते हैं, अधिक दूरी से कम कुंडलियाँ हैं, अधिक दूरी और कम कुंडलियाँ। विरल में क्या दे रखा है, अधिक तो दूरी है और कम कुंडलियाँ हैं, अधिक दूरी और कम कुंडलियाँ। और संपीड़न में क्या है, कम दूरी और अधिक कुंडलियाँ हैं। अब तरंगदैर्घ्य, दो लगातार संपीड़ों के बीच की दूरी दे रखी है, दो लगातार विरलों के बीच की दूरी। तरंगदैर्घ्य क्या कहलाता है, दो लगातार संपीड़ों के बीच की दूरी और लगातार दो विरलों के बीच की दूरी, यह दे रखा है। अब तरंग अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में क्या है, अभी मैंने बताया था अनुप्रस्थ तरंगों में क्या था, आवर्ती की दिशा और कंपन की दिशा दोनों एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अब ये है इस प्रकार से लंबवत है, ये देखो इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत है, ये देखो लंबवत होती हैं। अब आयाम की बात करते हैं यहाँ पर। आयाम, तरंग अपनी विराम अवस्था से अधिक विस्थापित करती हैं। तरंग का अपनी विराम अवस्था से अधिकतम विस्थापन करती हैं। तरंग अपनी विराम अवस्था से अधिक विस्थापन करती हैं। अब तरंगदैर्घ्य, आयाम क्या होता है, ये आयाम देखो इस प्रकार होते हैं, यहाँ से और इस प्रकार के, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, यह एक आयाम कहलाती है, ये एक आयाम। आवर्ती, अब आवर्ती की बात करेंगे अपन। एक सेकंड में जितनी बार तरंगदैर्घ्य का दौरान हुआ है, एक सेकंड में जितनी बार तरंगदैर्घ्य का दौरान हुआ है, वह क्या कहलाती हैं, आवर्ती कहलाती हैं। एक सेकंड में जितनी बार तरंगदैर्घ्य का दौरान हुआ, इस प्रकार से तरंगदैर्घ्य का जितनी बार दौरान हुआ है, वह क्या कहलाती हैं, तरंगदैर्घ्य कहलाती हैं। अब नंबर ऑफ टर्न वेट, और अब इसका मात्रक होता है हर्ट, जो होता है आवर्ती का मात्रक हर्ट्ज होता है, आवर्ती का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब आवर्त काल की बात करते हैं अपन। आवर्त काल, यह देखो अनुदैर्घ्य अनुप्रस्थ, ये है ना, इसमें अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ के बाद में ये अलग अलग प्रकार के दिया गया है, किसमें ये दिया गया है, आवर्तकाल। अब ये देखो आवर्तकाल, आवर्तकाल एक सेकंड में दूरी की दी गई थी उसमें, अब इसमें देखो ये दिया गया है यहाँ पर। अब सतही तरंगों की बात करते हैं अपन। सतही तरंगे समुद्र की गहराई में चलती हैं, समुद्र की गहराई में चलती है कौन, सतही तरंगे। समुद्र की गहराई में सतही तरंगे चलती हैं, लेकिन सतह पर चलने वाली तरंगों की सरफेस वेव कहा जाता है, सरफेस वेव कहा जाता है। इसके माध्यम के कण एक वृत्तीय पथ पर गति करते हैं। इसके मैंने बताया था कि ये तरंगे इस प्रकार से बार बार रिपीटेड होती हैं, तो यहाँ पर एक सर्कल बनाती है, तो उसमें क्या है, इसके कण है ना, वो एक वृत्तीय पथ पर गति करते रहते हैं, वृत्तीय पथ पर गति करते रहते हैं। ये देखो यहाँ पर दिया गया है, ये बार बार ऊपर नीचे इस प्रकार होगी, तो यहाँ पर ये वृत्तीय पथ पर गति करेगी। यहाँ पर भी ये चीज़ दिखाएगी आपको, ये वृत्तीय पथ पर गति कर रही है यहाँ पर। अब तरंग की ऊर्जा की बात करते हैं अपन। तरंग की ऊर्जा, ऊर्जा की मात्रा आयाम पर निर्भर करती है।
तरंगे की ऊर्जा है ना वो किस पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। तरंगे की ऊर्जा आयाम पर निर्भर करती है। अब लो अब ये होता है ना, ये एनर्जी या ऊर्जा वो किसके आयाम के स्क्वायर के समानुपात में होती है। आयाम ऊर्जा है ना वो आयाम के वर्ग के समान अनुपात में होती है। अगर आयाम को दुगना करेंगे तो ऊर्जा भी 4 गुना हो जाएगी। अगर आयाम को दुगना करेंगे तो उसकी जो ऊर्जा है ना वो भी 4 गुना बढ़ेगी। अब ध्वनि की तरंगे की बात करें। ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य, अवश्रव्य और पराश्रव्य। अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। जो अश्रव्य है ना उसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ज से कम होती हैं। 20 हर्ज से कम होती है ना वो क्या कहलाती हैं? अश्रव्य तरंगे कहलाती हैं। और जो श्रव्य तरंगे होती है ना जो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक के मध्य होती हैं वह श्रव्य तरंगे कहलाती हैं, जिसको हम अपन सुन सकते हैं, मनुष्य सुन सकता है। वह क्या है? 20 हर्ज से 20,000 हर्ज के मध्य की दूरी वो क्या कहलाती है? इस कानों से सुन पाते हैं अपन। और एक है 20,000 हर्ज से अधिक की दूरी वो क्या कहलाती है? अपश्रव्य तरंग या प्राश्रव्य तरंगे कहलाते हैं। मनुष्य इसे नहीं सुन सकता है, कुत्ता बिल्ली आदि से महसूस कर पाते हैं तथा वो सुन पाते हैं। जो भूकंप होता है ना वो प्राश्रव्य तरंगे के कारण होता है। और वो प्राश्रव्य तरंगे की जो भूकंप आता है तो कुत्ता बिल्ली आदि है ना वो उसको पहले अनुमान लग जाता है प्राश्रव्य तरंगे के कारण, बल्कि मनुष्य को पता नहीं लग पाता है। अब इसमें मनुष्य अवश्रव्य तरंगे ना उसको मनुष्य नहीं सुन सकते, श्रव्य तरंगे इसको कानों से मनुष्य सुन सकता है, और प्राश्रव्य तरंगे इसको मनुष्य नहीं सुन सकता। कुत्ता बिल्ली इसे प्राश्रव्य तरंग को सुन पाते हैं। तरंगे के परावर्तन के गुण के आधार पर बात करते हैं। तरंग का परावर्तन के गुण के आधार पर बात करेंगे अपन तरंगे के परावर्तन गुण। अब तरंग ना किसी माध्यम से आ रही है और वह टकरा के इस प्रकार से जा रही है, टकरा के इस प्रकार से ऊपर की तरफ जा रही है, तो क्या है कि परावर्तन हो रहा है। ध्वनि का परावर्तन टकराने के बाद वापस जा रही है। तो ध्वनि का परावर्तन का गुण का उपयोग किसी वस्तु के दूरी मापने में भी किया जाता है। एक परावर्तन का गुण है इसकी मान लीजिए कोई वस्तु है उसको दूरी मापने के लिए इस तरंग का परावर्तन का गुण का उपयोग किया जाता है। समुद्र की नीची गहराई है वहां पर भी इसका उपयोग किया जाता है। पर्वत की ऊंचाई वहां पर भी इसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब इको किसी दीवार या वस्तु को टकराकर परावर्तन हुई ध्वनि की तरंगों को द्वारा सुनी गई क्या कहलाती है? इको। किसी दीवार पर वस्तु को टकराकर परावर्तित हुई ध्वनि को क्या कहलाती है? इको कहलाती है। अपन आमतौर पर देखते हैं किसी कुआं आदि के पास जाकर हम ऐसे बोलते हैं तो वह बहुत देर बाद वापस टकरा के अपने को वापस सुनाई देती हैं। तो वो किसके कारण होती हैं? इको के कारण होती हैं। या किसी अपन पहाड़ों पे जाते हैं, पहाड़ के क्षेत्र पे, और वहां पर तेज से बोलते हैं तो वह कुछ देर बाद वापस अपने को वापस टकरा के आवाज सुनाई देती हैं। तो वो क्या किस कारण से होती हैं? इको के कारण होती हैं। या इको है ना उसके कारण वह कुछ समय बाद अपने को वापस सुनाई देती हैं, इको के कारण। अब ध्वनि तरंगों के परावर्तन के उपयोग। ध्वनि तरंगे हैं उसका ध्वनि तरंगों का किस प्रकार से उपयोग कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये माइक्रोफोन है ना इसमें भी किसका प्रयोग हो रहा है? ध्वनि परावर्तन का हो रहा है। यहाँ पर देखो ये जब अपना मूवी देखने जाते हैं वहां पर मूवी देखते हैं ना तो उसमें वहां पर छत को किस प्रकार से बनाया था? वहां पर स्लोप टाइप से बनाई जाती हैं। क्यों? कि इको है ना उसको कम करने के लिए। इको के कारण वहां पर ध्वनि गूंजेगी और ध्वनि गूंजेगी तो आवाज साफ नहीं आएगी। इस कारण से वहां पर क्या किया जाता है? फोर्सलिंग कराई जाती है। वो फोर्सलिंग एकदम तिरछी होती है बिल्कुल। तो क्या होता है इसको इससे इको को खत्म किया जा सकता है। इको को खत्म किया जा सकता है, साउंड बाउंड को कम किया जा सकता। अभी देखिए यहाँ पर दिया गया, देखो ये इस प्रकार से होल में लगाया जाता है। ये देखो टकरा के इस प्रकार से आती है साउंड बाउंड। अब आगे देखते हैं अपन रिफ्लेक्शन ऑफ द वाटर साउंड ऑफ वेव। ध्वनि चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ये परावर्तन ये दे रखा था ना अपने को तरंग का परावर्तन का गुण है। तो परावर्तन का गुण का है ना इसको कहाँ कहाँ पर उपयोग करते हैं वो बताया जा रहा है। चिकित्सा क्षेत्र के उपयोग में किया जाता है, समुद्र की गहराई ज्ञात करने में किया जाता है, वस्तुओं के अंदर ढूंढने में करते हैं। ऐसी ध्वनि तरंगों जिन्हें हम नहीं सुन सकते हैं, अल्ट्रावोल्टिक साउंड है ना उसको अपन सुन नहीं पाते हैं। अब ध्वनि की चाल की बात करते हैं अपन। ध्वनि की चाल सबसे अधिक कहाँ होगी?
सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है और उसके बाद वायु में होती है या गैस में होती है। अलग अलग माध्यमों में अलग अलग गति होती है। किसकी? ध्वनि की गति माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है। ध्वनि है ना, गति के माध्यम और प्रत्यास्थता पर निर्भर करती है। जिस धातु से बना हुआ है ठोस, उस पर निर्भर करता है उसका घनत्व कितना है, उस पर निर्भर करते है ध्वनि की चाल। सर्वाधिक ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है। लोहा 5130 मीटर प्रति सेकंड होती हैं और जल में 1483 मीटर प्रति सेकंड होती हैं और गैस है या वायु है 332 मीटर प्रति सेकंड होती हैं। सबसे अधिक कहाँ होती हैं? लोहे में। कितना होता है? 5130 मीटर प्रति सेकंड। 5130 मीटर प्रति सेकंड होती हैं किसमें? ठोस में या लोहा के अंदर। और जल के अंदर 1483 होती हैं और उसके बाद वायु के अंदर 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। सबसे कम वायु में होती हैं। अब देखिए इसके और भी कई चीजें बताई गई। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है तो ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। ध्वनि की चालें बदल जाती हैं और तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती हैं। ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं। ध्वनि की चाल है ना, वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापा जाता है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापते हैं? अपन डेसिबल में मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। जब ध्वनि को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ध्वनि की चाल तरंग दैर्घ्य बदल जाती है लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती है। तरंग दैर्घ्य तो बदल जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर ध्वनि को लेकर जाएंगे तो उसकी जो आवृत्ति है ना, वो तो बदलता है। आवृत्ति तो नहीं बदलती और तरंग दैर्घ्य बदल जाता है। इसको अपन डेसिबल से मापा जाता है। अब ध्वनि की तीव्रता की बात करते हैं अपन। ध्वनि की तीव्रता ध्वनि की ऊर्जा का वह परिभाषा है जो ध्वनि को संचरण की दिशा के लंबवत सीधे खींचे गए इकाई क्षेत्रफल के प्रति सेकंड से गुजरती है। ध्वनि की प्रति सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि की मात्रा क्या कहलाती है? ध्वनि की तीव्रता कहलाती है। और ध्वनि की प्रबलता की बात करें, जिसमें ध्वनि तेज या मंद सुनाई दे का पता चलता है, इसे मापा भी जा सकता है। अब तारत्व की बात करते हैं अपन। तारत्व क्या होता है? तारत्व अगर अधिक होगा तो आवाज पतली होगी और तारत्व कम होगा तो आवाज भारी होगी। तारत्व के कारण ही महिलाओं की आवाज पतली होती है और बजाय पुरुषों के। तारत्व के कारण ही होता है ये सब कुछ। तो तारत्व है ना, वो आवृत्ति के सीधे समानुपात में होती है। तारत्व आवृत्ति के सीधे ही समान अनुपात में होती हैं। इसे आवाज मोटी तथा पतली होती है तथा इसका आवृत्ति पर निर्भर करती है। तारत्व आवृत्ति के समानुपात होता है तथा तारत्व है ना, आवृत्ति के पर निर्भर करती है। अब ध्वनि तरंगों की संगीत कैसे निकालते हैं? ध्वनि यंत्र होते हैं ना, वो किस प्रकार से ध्वनि निकालते हैं, या वाद्य यंत्र है वो किस प्रकार से ध्वनि निकालते हैं, हम उनको देखते हैं अपन। गिटार होता है, उसके ऊपर एक तार होता है, उसको अगर हिलाएंगे ना तो उसे उसमें कई कंपन उत्पन्न होगा, तो वह खींचने पर गिटार में कंपन होता है। ड्रम को अगर मारेंगे तो उसमें भी कंपन होगा। बांसुरी है, उसमें हवा मारेंगे तो उसमें कंपन उत्पन्न होगा। सभी यंत्रों में विशेष प्रकार की वाली ध्वनि तरंगे निकलती हैं। ये किसके कारण होता है? तरंगिका के कारण ही होता है। वो तार को हिलाएंगे तो वहाँ तरंग उत्पन्न होगी या आवर्ती उत्पन्न होगी, उसके कारण वह ध्वनि उत्पन्न निकल पाती है या हो पाती है। हम सुन कैसे पाते हैं, हमें सुनाई किससे देता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक्चुअल क्या है कि कान है, इसके अंदर देखो ये इस प्रकार से होता है, तो ध्वनि अंदर जाती है। ध्वनि अंदर जाने के बाद यहाँ पर जो अंदर तक जाती है, ये किसमें? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में परिवर्तन हो जाती है। कान अंदर जाते हैं, वो सीधे मस्तिष्क के अंदर जाती हैं, तो अपने मस्तिष्क को समझ पाता है, ध्वनि तरंगों के रूप में स्थानांतरित हो जाती हैं। अब देखिए यहाँ पर अनुनाद। जब हम किसी अनुनाद क्या होता है? जब हम किसी क्षेत्र में लगातार ध्वनि उत्पन्न करते रहते हैं तो वहां पर क्या होता है? एक अनुनाद उत्पन्न हो जाता है। अनुनाद उत्पन्न होगा तो हम अगर अनुनाद की मात्रा अगर वस्तु की में आवृत्ति की से अधिक हो जाती है, अगर वस्तु की आवृत्ति और अनुनाद की आवृत्ति अगर बराबर है तो वह वस्तु नहीं टूटेगी। अगर वस्तु की आवृत्ति से अनुनाद की आवृत्ति अधिक हो जाती है तो वह वस्तु टूट जाएगी। अब देखो यहाँ पर जब हम किसी वस्तु को कंपनों की स्वाभाविक आवृत्ति किसी चालक बल के कंपनों के बराबर होती है तो वस्तु अधिक आयाम से कंपन करने लगती है। इस घटना के अनुनाद कहते हैं।
उस कारण से वहाँ पर अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा, उस कारण से वह वस्तु कंपन करने लगती है। अगर वह अनुनाद की मात्रा अधिक हो जाए उस वस्तु की अनुनाद आवृत्ति से, तो एक्चुअली क्या होता है, वो वस्तु टूट जाती है। ये देखो यहाँ गिलास है, तो यह अगर ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो वह लगातार कंपन करता है। अगर तेज कर देंगे तो उस कारण से गिलास टूट जाएगा। ये देखो यह गिलास यहाँ पर ठीक था, यहाँ ठीक था, अब कंपन करा, उसके बाद ये गिलास टूट चुका है यहाँ। अब देखे अब यहाँ पर जो अपने फौजी होते हैं तो वह किसी पुल पर चलते हैं, तो वह एक साथ, अब वो आवाज़ नहीं करते हैं एक साथ, मतलब पैर से आवाज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पर है ना, अगर एक साथ करेंगे तो वहाँ पर कंपन एक साथ उत्पन्न होगा, तो एक साथ उत्पन्न होगा, तो अगर उसके कारण कंपन हो तो आवृत्ति अधिक हो जाएगी। आवृत्ति अधिक होगी तो पुल की जो आवृत्ति है उससे वह फौजियों की आवृत्ति अधिक हो जाएगी। इस कारण से पुल के टूटने की संभावना अधिक हो जाती है तथा वह पुल टूट भी सकता है। अब व्यतिकरण की बात करते हैं। जब समान आवृत्ति एवं आयाम की दो ध्वनि तरंगे एक साथ किसी बिंदु पर पहुंचती हैं तो उस बिंदु पर ध्वनि की ऊर्जा का पुनः वितरण हो जाता है। इस घटना को ध्वनि का व्यतिकरण कहते हैं। अब व्यतिकरण भी दो प्रकार से होता है, समावेशी और विनाशी। तीव्रता के अधिक होती हैं और विनाशी में तीव्रता न्यूनतम होती है। इस प्रकार से अपन टॉपिक देख लिया है। अब इसके एक ये और देखिए आप इसको। अब ये ना तरंग का वेग किस पर निर्भर करता है? तरंग का वेग किस के ऊपर निर्भर करता है? तरंग का वेग है ना फ्रीक्वेंसी, बोले तो आवर्ती, और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से डिनोट करेंगे, तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से डिनोट कर रहे हैं, तरंग दैर्ध्य को लैम्ब्डा से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर ध्वनि का वेग किस पर, आवर्ती पर निर्भर कर रहा है और तरंग दैर्ध्य पर निर्भर कर रहा है। इस प्रकार आज इस टॉपिक को पूरा कर चुके अपन। इसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे अपन उष्मा टॉपिक लेकर आएंगे। आप इस प्रकार से जुड़े रहिए और इसके पीडीएफ सब कुछ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तरंगे किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही थी? रिपीटिंग और पीरियोडिक, रिपीट बार बार रिपीट होना और वह समय के साथ रिपीट होती है ना, उसके कारण वह निर्भर कर रही थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।